हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 10वीं के इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर। इस चैप्टर 4 में जो चैप्टर 4 है इसका नाम है वैश्वीकरण, जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए दी गई है और इसीलिए इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन भी बन चुका है। इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से डील करने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन दोनों में से ये मेरा पहला पार्ट है, जल्द ही मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा। उसके लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टा या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर डायरेक्ट मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें ना केवल चौथे चैप्टर का बल्कि मैंने पूरे बुक को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। उनमें से सभी वीडियोज़ को एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैप्टर 4 से पहले के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। पहले पार्ट का पहला प्रश्न हमारे सामने है कि आज के विश्व में उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स के पास वस्तुओं और सेवाओं गुड्स एवं सर्विस के कैसे विकल्प हैं। अब इस चीज को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक दुकान पर गए हैं मोबाइल खरीदने के लिए। दुकानदार आपको एक ही कंपनी के अलग अलग मोबाइल्स या अलग अलग कंपनी के आपको ढेर सारे मोबाइल्स आपके सामने पेश करते हैं। यानी कि आप एक मोबाइल खरीदने के लिए गए हैं और आपको दुकानदार कम से कम 10, 20, 30, 40 बहुत सारे फोन दिखा देते हैं। उनमें से जो फोन आपको पसंद आता है वो फोन आप खरीद कर चले आते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं और इसी ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, विकल्प कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने के हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और इस बहुत सारे विकल्प को हम बोलते हैं विस्तृत विकल्प मौजूद है। और ये क्यों संभव हुआ है? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी कंपनियां एक देश में आ गई है और इसीलिए यह जो चीज है वो संभव हो पाया है। अगला सवाल है कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन की क्या विशेषता थी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 20वीं शताब्दी के मध्य ये शब्द समझाता हूँ। देखिए 20वीं का मतलब होता है 20th सेंचुरी, यानी कि 20 लिखा हुआ है और यहाँ पर 20 का मतलब होता है 1901 से लेकर के 1999 तक का जो काल है, हम उस काल को क्या बोलेंगे, 20वीं शताब्दी बोलेंगे। 1900 से लेकर के 1999 तक का जो समय है हम उसे बोलेंगे 20वीं शताब्दी। इसी प्रकार से 1800 से लेकर के 1899 तक का जो समय है हम उससे बोलेंगे 19वीं शताब्दी। अगर आप पूछेगा सर अभी कौन सा समय चल रहा है, तो अभी हमारे सामने चल रहा है 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी, और शताब्दी को इंग्लिश में हम सेंचुरी कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा गया है कि जो 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी था उसके मध्य, तो मध्य क्या होगा, 1990 से लेकर के 1999 तक का जो समय है, इसका अगर बीच वाला मिडिल टाइम पीरियड निकालें तो लगभग 1940 से लेकर के 1960 तक का जो समय होगा हम उसे बोलेंगे मध्य 20वीं शताब्दी। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब इस समय दुनिया में क्या हो रहा था मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 तक दुनिया में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। प्रथम यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया पहली विश्व युद्ध से उभरा ही नहीं था, सही तरीके से रिकवर भी नहीं किया था, हेल्थ उल्थ लगाया भी नहीं था। और दूसरा विश्व युद्ध यानी कि 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ और यही वो समय देख सकते हैं 1940 से 1960 के बीच का समय। अब ये विश्व युद्ध सही से खत्म नहीं हुआ कि दुनिया में कोल्ड वार शुरू हो गया था, जिसे हम लोग हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। और ये कोल्ड वार कब से कब तक चला था, तो कोल्ड वार चला था 1947 से लेकर के 1991 तक चला था। ये सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था। हालांकि इसमें जो प्रतिद्वंदी थे यानी कि कंपटीटर थे वो आमने सामने आकर के नहीं लड़े थे, लेकिन उसके जो सहयोगी थे उसमें ही युद्ध हुआ था। यानी दुनिया में युद्ध चल रहा था और कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं आना चाह रहा था और इसीलिए उस समय उत्पादन जो है बड़े स्तर पर नहीं हो रहा था, एक देश के अंदर ही सीमित था। तो हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के समय में
कोई भी उत्पादन, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन जो था वो देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। अगर उस समय का इमेज अगर आप गूगल करेंगे तो दुनिया में बहुत तबाहियां हो रही थी, अलग अलग युद्ध हो रहा था, अमेरिका जापान में परमाणु बम गिरा रहे थे, जर्मनी बहुत ही गुस्से में थे, तो दुनिया बहुत ही बिखरी हुई थी और लोग आपस में बात करने जैसी जो बात थी वो होता ही नहीं था, केवल देश के अंदर ही ये चीजें होती थी। ओके, तो इसीलिए देश के अंदर ही प्रोडक्शन होता था, लेकिन बाद में ये सारी चीजें जाकर के खत्म हुआ और जो उदारीकरण की प्रक्रिया है वो सारी चीजें सही होने लगी। अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़ते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस स्थान पर अपने उद्योग स्थापित करती है, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाती है, ये हमें समझना होगा। देखिए, कोई भी मान लीजिए कि आप ही एक दुकान खोलना चाह रहे हैं तो आप एक ऐसे स्थान पर अपने दुकान को खोलेंगे जहां से बाजार जो है वह नजदीक है, सामान अच्छी तरीके से मिल जाए। अगर आपको किसी लेबर का जरूरत है, किसी भी प्रकार के श्रमिक मजदूर का जरूरत है, तो आप क्या सोचेंगे कि वो श्रमिक मुझे सस्ता मिले और अच्छा काम करने में ज्यादा मेहनती हो, यानी कि वो कैसा हो, स्किल्ड हो। स्किल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा काम करने में बेहतर हो, पढ़ा लिखा शिक्षित समझदार, ऐसे मजदूर को हम स्किल्ड बोलते हैं। तो इस तरह से आप चाहेंगे स्किल्ड मजदूर भी सस्ती दरों पर मिल जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी यही चाहती है, भले ही वो बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन उनका लक्ष्य भी क्या होता है, यही होता है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी तरह से अपने लक्ष्य को पूरा करती है। तो सबसे पहले वो चाहती है कि जो बाजार है वो नजदीक हो, साथ ही साथ जो भी मुझे श्रम की जरूरत हो, यानी कि लेबर जो मिले वो स्किल्ड और अनस्किल्ड, कुशल और अकुशल दोनों ही हमको मिल जाए, और वो भी कैसे, कम लागत पर, यानी कि कम पैसे में बहुत ही सस्ती दरों पर मजदूर मिल जाए। जिस देश की सरकारी नीतियां, यानी कि जहां पर जो सरकार है वो उसके अनुकूल में काम करे, उसके लिए बेहतर तरीके से काम करे। हम सबको पता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अट्रैक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी को सस्ते दरों पर लेबर जो है वो मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ की सरकार की नीतियां भी हमेशा बहुराष्ट्रीय कंपनी के पक्ष में रहता है और हमारी सरकार की नीतियां उन्हें सहयोग करती है, और इसीलिए बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में भी आने लगी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन इसमें से सही थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता क्या है। आम रास्ता का मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश करने का, हमें यह समझना होगा। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या चाहती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो चाहती है कि मुझे कम पैसा लगाना पड़े और मुझे ज्यादा सर्च नहीं करना पड़े, यानी कि बहुत ही जल्दी आसान तरीके से क्या हो, मुझे जो भी कह सकते हैं कि जहां पर भी मुझे फैक्ट्री लगाना है, मान लीजिए कि एक कोई कंपनी अमेरिका की है और वो भारत में अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वो ये सारी चीजें जो है बहुत ही आसान तरीके से करना चाहेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, वो जो स्थानीय कंपनियां हैं, यहाँ पर जो छोटे मोटे कंपनी है उसे क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। खरीदने से क्या होता है कि ये जो छोटा कंपनी है इसका जो बाजार है, यानी कि जिन लोगों को ये पता है कि ये चीज अच्छा बनाते हैं, साथ ही साथ इनके पास फैक्ट्री होगा, मशीन्स होगा, लेबर होंगे, सारी चीज पहले से ही किया धरा रहेगा। सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, अपना पैसा लगा देती है और इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े ही आसानी से अपने स्टार्टअप को शुरुआत कर सकती है। तो इसे ही ये तरीका बहुत ही आसान है और इस तरीका को क्या बोलते हैं, स्थानीय कंपनी को खरीदना, यानी कि छोटा मोटा कंपनी को क्या कर लेती है, खरीद लेती है। आइए आगे के सवाल को पढ़ने के लिए सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ये है एक फोर्ड कंपनी, ठीक है ना। फोर्ड कंपनी जो है वो गाड़ियां बनाती है और ये एक अमेरिका की कंपनी है। और अमेरिका की कंपनी फोर्ड मोटर्स जो है वो भारत में आती है, कब आती है, 1995 में आती है, 1995 में, और यहाँ पर आकर के अपना फैक्ट्री खोलती है और यहाँ पर फैक्ट्री खोल करके दूसरे देशों में अपने सामानों को बेचती है, साथ साथ भारत में भी सामानों को बेचती है। अगर फोर्ड मोटर्स की बात करें तो क्या अभी भी भारत में, हाँ जी, ये फोर्ड नाम की कंपनी को आप देखे होंगे, इस पे मीम्स भी बने हैं। क्या अभी इस फोटो को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्ड मोटर्स कंपनी से सवाल आएंगे। तो फोर्ड मोटर्स कंपनी एक गाड़ी की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और भारत 1995 की 1995 में आए हैं। ओके, तो ये गाड़ियां बनाती है और गाड़ियां को बेचती है। अब इनसे जुड़े सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल कि फोर्ड मोटर्स किस देश की कंपनी है, तो ये अमेरिका की कंपनी है और ये भारत में आकर के अपनी फैक्ट्री खोलती है। अगला है कि फोर्ड मोटर्स कंपनी जो है विश्व के कितने देशों में प्रसार कर रही है, यानी कि दुनिया भर के कितने देश में इनके ऐसे ही बड़े बड़े फैक्ट्रीज है। तो दुनिया भर के 26 देशों में इनके बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फैक्ट्रीज मौजूद है और वहां पर वो उन देशों के हिसाब से गाड़ियां बनाते हैं और गाड़ियों को बेचते हैं। अगला सवाल है कि भारत के बाजारों में किस देश के बने खिलौने
जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सबसे ज़्यादा भरमार मिलते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा चीन के खिलौने आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चीन का ना केवल खिलौना बल्कि बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सस्ती है और भारत के लोग अच्छा नहीं बल्कि क्या ढूंढते हैं, सस्ता ढूंढते हैं, और इसीलिए चीन इतना सस्ता बनाता है। भले ही इनका जो है आज लो गारंटी कल नहीं है, अभी खरीदे अभी का भी गारंटी नहीं है, नो गारंटी लिखा रहता है इसमें, नो गारंटी वारंटी, फिर भी भारत के लोग क्या करते हैं, इसी चीन के ही वस्तु को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। इसीलिए भारत में आप किसी भी बाजार में जाइएगा, आपको सबसे ज्यादा जो है खिलौने किसको मिलेंगे? चीन, यानी कि चाइनीज खिलौने सबसे ज्यादा मिलेंगे। अगला सवाल है कि अतीत में देशों को जोड़ने वाला, यानी कि हिस्ट्री में जो अलग अलग कंट्रीज थे उसको कौन कनेक्ट करता था, जोड़ता था, उसका मुख्य मीडियम क्या था, कौन सा ऐसा माध्यम था जिससे जुड़ता था? तो इसका सही जवाब है व्यापार के माध्यम से, यानी कि लोग ट्रेड के माध्यम से एक देश से दूसरे देश जाते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि जो लड़ाइयाँ थी वो लड़ाई बहुत ही ज्यादा हो रहा था विश्व इतिहास में, और साथ ही साथ उस समय वैश्वीकरण उतना तेज नहीं था क्योंकि पूरा जो देश था अपने एक दूसरे पर क्या लगाया था, व्यापार अवरोध लगाया था। व्यापार अवरोध को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैरियर इंग्लिश में। ओके, तो ये जो व्यापार अवरोध होता है, क्या सिंपल सा बात है कि कोई भी सामान जब दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, टैक्स को बढ़ा देते हैं, और टैक्स जब बढ़ा देते हैं तो वो अपना सामान हमारे देश में बेचने से या लाने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि अब उसका जो सामान है हमारे देश में ज्यादा महंगा हो जाएगा। ओके, यही चीन इसी का फायदा उठा रहा है, क्योंकि चीन के साथ हम ट्रेड बैरियर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए जो चीन है वो क्या करता है, हमारे देश में ढेर सारे सामान ले आते हैं और उसे सस्ती से सस्ती दरों में क्या कर देते हैं, बेचते हैं। जब हम इसके टैक्स को इंक्रीज कर देंगे तो इनकी सारी सामानें जो है वो महंगी हो जाएगी, और एक बार जब सारी चीजें महंगी हो जाएगी तो चीन का वस्तु जो है भारत से घट जाएगा। ओके, लेकिन ये हम नहीं लगा सकते हैं, इसका अलग अलग नियम कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो बने रहे इसके लिए भी अलग अलग नियम कानून को फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए हम इसे नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हम आपको बता चुके हैं कि व्यापार अवरोध यानी कि ट्रेड बैरियर्स के जरिए एक दूसरे पर अवरोध लगाए थे, कोई भी अपनी सामान को दूसरे देश में नहीं बेचते थे, एक देश के अंदर ही सीमित था। ओके, यानी कि एक देश के अंदर ही लिमिटेड था, और इसीलिए वैश्वीकरण भी नहीं हो रहा था। और धर्म की बात करें तो धर्म नहीं जोड़ रहा था, बल्कि धर्म, अगर इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़िएगा तो धर्म के मामले में भी बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो व्यापार ही वह माध्यम था जिसके चलते जो था दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। व्यापार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। व्यापार को हम लोग इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान समय में, यानी कि अभी की अगर बात करें तो अभी देश को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या है? अभी की अगर बात कीजिएगा तो अभी वैश्वीकरण है। क्यों? क्योंकि ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया है, उदारीकरण कर दिया गया है, और उदारीकरण के कारण, ठीक है ना, उदारीकरण और निजीकरण के कारण क्या हो चुका है, वैश्वीकरण बहुत ही तेज हो चुका है, और इसीलिए वैश्वीकरण वह मुख्य कारण है जिसके चलते वर्तमान में जो पूरी देश है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वैश्वीकरण तो आपको पता ही है, वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो दो शब्द है उदारीकरण, उदारीकरण की अगर बात करें तो उदार शब्द से बना, उदार यानी कि लिबरल, और लिबरल शब्द से बना है उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन कहते हैं। और निजीकरण का मतलब सारी चीजें जो है प्राइवेट करना, निजीकरण कहलाता है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन इसे हम कह सकते हैं। यानी कि जो चीज सरकारी नियंत्रण में है उसे क्या करना है, प्राइवेट करना। पहले ज्यादातर फैक्ट्रियां, उद्योग, ये सारी चीजें प्राइवेट नहीं होता था, ये सारी चीजें जो है सरकार के नियंत्रण में होता था, और अब इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और प्राइवेट कर दिया गया। तो इस तरह से दुनिया में ये सारी चीजें होने के चलते क्या हो चुका था, वैश्वीकरण बहुत ही तेज हो चुका है अभी के समय में। और इसीलिए अगर कोई देश एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसका मेन कारण क्या है, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण में व्यापार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश। अगला सवाल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे अधिक लाभ किससे हुआ है? अधिक लाभ किसको हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े जो नाम होते हैं, ये सारी चीजें क्या आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि इसका जो दुकान है, इसकी जो कंपनी है, इसकी जो फैक्ट्री है, वो एक देश में नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों में, बहुत सारे देशों में। और आप बताइए कि इस तरह के जो कह सकते हैं लोगोज, इस तरह के प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? तो उसका सही जवाब है कि शहर में देखने को मिलता है। तो हम ये सारी चीजें को शहर में देखते हैं, शहर में ज्यादा है। मान लीजिए कि कोको कोला तो आपको कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए एक रेस्टोरेंट खोले जाएंगे मैकडोनाल्ड का, ओके, KFC का, पिज्जा हट का, तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा शहर में। ओके ना, शहर में ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, ओके ना, एप्पल कंपनी, मान लीजिए एप्पल कंपनी का आपको केयर जाना है मोबाइल ठीक करवाने के लिए, बताइए कहाँ मिलेगा? ये चीज मिलेगा शहर में। तो इस चीज
चीज से आप समझ गए कि ज्यादातर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कहाँ पर है, शहर में देखने मिलेगा। अब बताइए इसको फायदा किसको होगा, शहर के लोगों को। इसीलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसको इससे सबसे अधिक लाभ यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो किसको हुआ है, शहर में रहने वाले लोगों का हुआ। और शहर में भी किसको हुआ है, शहर में भी जो धनी लोग हैं यानी कि जो अमीर लोग हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ओके, तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, जो शहर में रहने वाले हैं उसको हुआ, और वह भी धनी उपभोक्ता। धनी यानी कि जो अमीर है। अब ये चीज आप समझिए, एक गरीब आदमी क्या सोचता है, मान लीजिए कि शहर में वो सारी चीजें जानता है लेकिन तब भी वो क्या कहेगा, चलो पिज्जा हट में जाकर के खा लेंगे, 10 टका बच जाएगा डिलीवरी चार्ज का। लेकिन अब चलो जो अमीर है वो क्या सोचेगा, हट तेरी क्या जा रहा है, जाके ऑर्डर मारो, ऑनलाइन ऑर्डर आता है, घर में आता है, 10 रुपया ज्यादा टिप भी दे देता है। तो इस तरह से जो धनी है वो क्या चाहता है, इसका ज्यादा फायदा उठाता है, लेकिन जो गरीब है वो इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाता है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का सबसे ज्यादा अधिक लाभ उन्हीं को मिला है। अगला सवाल है कि जो संचार प्रौद्योगिकी है उसका रूप है, संचार प्रौद्योगिकी का रूप क्या है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जो है वो उसमें क्या क्या चीज आता है, इंटरनेट आता है। हाँ, इंटरनेट आता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन है। इंटरनेट के जरिए ही तो आप ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी से वॉइस मेल करते हैं, ये सारी चीजें इंटरनेट के जरिए ही संभव हो पाया। ई बैंकिंग की बात करें तो ई बैंकिंग भी किस में आता है, संचार प्रौद्योगिकी में आता है। और ईमेल आपको पता ही है, ईमेल कम्युनिकेशन और ई बैंकिंग ये सारी चीजें कम्युनिकेशन को इजी करता है, बहुत ही आसान करता है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी गई है वो सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 26 जून 2014 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी। यहाँ पर सिर्फ 2014 की बात पूछा जा रहा है और अभी हम लोग किस में आ चुके हैं, 2021 में आ चुके हैं। तो 2021 में इसके मेंबर्स बढ़ गए होंगे, घट गए होंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन 2014 में कितना था आपको ये बताना है। 26 जून 2014 की अगर बात करें तो 26 जून 2014 में विश्व व्यापार संगठन में 160 सदस्य थे। अगर आप करंट डाटा की बात करें और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो इसको हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन ये क्या करता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रिगुलेट द फैसिलिटीज इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल स्तर पर जो व्यापार होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, तो उन देशों को अलग अलग फैसिलिटीज जो है वो मुहैया कराई जाती है। और अगर कोई इसमें मान लीजिए कि बेईमानी करता है या बदमाशी करता है या इनके नियम को फॉलो नहीं करता जो पूरी दुनिया ने मिलकर के बनाए हुए हैं, तो इनको अलग अलग लिस्ट में डाल दिया जाता है, रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, अलग अलग लिस्ट है। और उन लिस्ट में जाने के बाद क्या होता है, इनके साथ जो बाकी देश है वो जो ट्रेड है उनको कम कर देता है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए हेडक्वार्टर की अगर बात कीजिएगा तो हेडक्वार्टर इनका जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अगर आप पूछेगा कि अभी 2021 के समय में जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो बताइए इसमें कितने मेंबर्स थे, अभी 164 यानी कि 164 मेंबर्स, इतने सदस्य इसमें जुड़ा हुआ है। कब ये बना है, तो ये बना है 1 जनवरी 1955 को, 95 को ना, यानी कि 1995 में बना हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें। अब बोलिएगा एक सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में से जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे हाँ। इस सवाल का जवाब है हाँ, भारत इसमें जुड़ा हुआ है। और ये कब से जुड़ा है, जब ये बना है। कब ये बना है, 1995 में बना है। तो भारत 1995 में ही इससे जुड़ गया था, 1995 से ही भारत इसका सदस्य है। इस प्रश्न का सही जवाब 160 है। ओके, तो 160 आंसर आ चुका है। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण से किस वर्ग को नुकसान हुआ है। वैश्वीकरण से किसको नुकसान हुआ है, तो वैश्वीकरण से जो छोटे उत्पाद है ना उसको नुकसान हुआ, क्योंकि धनी उपभोक्ता को तो लाभ हुआ है, जो कुशल है, शिक्षित है और धनी है इन सबको तो लाभ हुआ है। लेकिन जो छोटे उत्पादक है इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वो इतने ज्यादा स्केल पर कह सकते हैं उत्पादन करता है कि छोटी छोटी कंपनियां इसके सामने क्या होती है, डूब जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि भारत में जब अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन आए, MI कंपनी के, ओप्पो कंपनी के और फिर वीवो कंपनी की, तो जो भारत में माइक्रोमैक्स था वो कंपनी क्या हो गया, डूब गया। क्यों, क्योंकि ये छोटी कंपनी थी। इसका कह सकते हैं ये बड़े स्तर पर उत्पादन करता था, लेकिन इनके मुकाबले में इनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही हाई क्वालिटी का था और उतने ही कम प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा था। और आपको पता ही है इंडिया वाला क्या चाहते हैं, सस्ते दरों पर अच्छा, और इसीलिए माइक्रोमैक्स क्या हो गया, डूब गया। तो यही है कि जब बड़ा उत्पादक आता है, जब बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है, तो छोटे बहुराष्ट्रीय कंपनी, छोटे उत्पादक जो होते हैं उसको नुकसान होता है और वो डूब जाते हैं। भारत का एक बहुत ही अच्छा कंपनी था माइक्रोमैक्स, तो वो क्या हो गया, डूब गया। अगला सवाल,
वैश्वीकरण का तत्व है। वैश्वीकरण में क्या क्या चीजें हैं? विदेशी निवेश, यानी कि विदेश का व्यक्ति भारत में या फिर किसी दूसरे देश में क्या करेगा? निवेश करेगा। विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड्स। ओके, तो ये दोनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई विदेशी आकर के हम अपने देश में निवेश नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? और विदेशी व्यापार होना जरूरी है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार होना जरूरी है। यानी कि ए और बी इस प्रश्न का सही जवाब है, इसलिए सी नंबर में लिखा है ये चीज, तो ये सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि न्याय संगत वैश्वीकरण किस वर्ग के लिए अवसरों का सृजन करती है? न्याय संगत का मतलब क्या होता है? देखिए इस चीज को समझिए। भारत जैसे देश में जो छोटे उत्पादक है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ओके ना, तो अगर न्याय संगत हो, ओके ना, इक्वालिटी के अनुसार हो, सबको बराबर बराबर अधिकार मिले, इस तरह का ग्लोबलाइजेशन हो, इस तरह का वैश्वीकरण हो, तो उसमें किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो देखिए जो अमीर लोग है, धनी उपभोक्ता, उसको तो फायदा हो ही रहा है। जो कुशल शिक्षित धनी, इसको तो फायदा हो रहा है। साथ ही साथ जो छोटे उत्पादक है, छोटे श्रमिक है, उसको भी क्या होगा? फायदा होगा। यानी अब अगर देखा जाए तो मिला जुला कर सबको फायदा होगा जब हम न्याय संगत वैश्विक करेंगे, ना केवल एक आदमी। न्याय संगत का मतलब ही यही है कि एक आदमी को फायदा नहीं हो, बल्कि भारत समेत जहां पर भी कह सकते हैं वैश्वीकरण हो रहा है वहां पर सबको फायदा हो। इसीलिए न्याय संगत वैश्वीकरण का मतलब सबको फायदा पहुंचाना होगा, जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शंस में लिखा गया है वो भारतीय कंपनी नहीं है। पहला नंबर में लिखा है कारगिल फूड्स। ओ, ये तो मिल गया आंसर, यही तो है वो कारगिल फूड्स है जो भारतीय कंपनी नहीं है, दूसरे देश की कंपनी है। अब यहाँ बाकी ऑप्शंस को आपको एक बार में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? सबसे पहले लिखा गया टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स से तो आप लोग परिचित होंगे ही। टाटा मोटर्स क्या करता है? मोटर्स, गाड़ियां, जितने भी टाटा की गाड़ियां देखते हैं, गाड़ियों के अलावा अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। इन्फोसिस एक कम्युनिकेशन वाला कंपनी है जो कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगला सुंदरम फार्नर्स ये नट वगैरह बनाते हैं। ओके ना, ये चीज आपको दिख रहा है इमेज में, तो ये सुंदरम फार्नर्स का ही काम है। और टाटा मोटर्स, कारगिल फूड्स, ये रहा कारगिल फूड्स के प्रोडक्ट। ओके, तो ये कारगिल फूड्स के ही प्रोडक्ट है। ये सारे फूड्स प्रोडक्ट जो हमारे भोजन बनाने में उपयोगी है उन सबको बनाते हैं। ओके, तो ये था कि विदेशी कंपनी कौन सी, यानी स्वदेशी कंपनी नहीं है। अगला सवाल है कि विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में डैश की है। तो डैश की जगह यहाँ पर क्या लिखना है? तो देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है वृद्धि, कमी, ना वृद्धि ना कमी, स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो यानी कि हमें देखना है कि बढ़ा है कि घटा है, तो हमें ये चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम चार्ट देखते हैं। इस यहाँ पर जो आपको डाटा दिख रहा है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखना है, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ को देखना है, बाकी चीजें आप भूल जाइए। ठीक है, बाकी चीजें क्या कीजिए? भूल जाइए, उससे हटाइए, दिमाग से हटा दीजिए। तो 1991 है, तो भारत में कितने बहुराष्ट्रीय कंपनियां थे? 197। फिर समय आता है 1992, 1994, 2002, 2004, 2016 और अब 2012 तक का यहाँ डाटा दिया गया। अब आप देख के बताइए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां घट रही है या बढ़ रही है? तो आपका जवाब आया सर जी इसमें तो बढ़ रही है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश में क्या हुआ? वृद्धि हुआ या कटौती हुआ? वृद्धि हुआ। जहां पर 197 था यानी कि 197 था, वहां पर बढ़ करके कितना हुआ? 891 हो चुका है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने निवेश में क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा वृद्धि, क्योंकि निवेश करेंगे तब ना बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। अगला सवाल है कि आयात कर। ओके, आयात को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्ट। ओके, और जब निर्यात करते हैं, निर्यात मतलब दूसरे देश में बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ओके, आयात का मतलब क्या होगा? जब दूसरे देश से हमारे देश में आएगा, मान लीजिए कि अमेरिका से कोई भी वस्तु भारत आ रहा है, तो उस स्थिति में बोलेंगे हम क्या बोल रहे हैं? आयात कर रहे हैं। ओके ना, आयात मतलब ला रहे हैं। और जब कोई भी चीज हम दूसरे देश में भेजते हैं तो हम क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। ओके, तो आयात के लिए इंग्लिश में होता है इम्पोर्ट और निर्यात के लिए इंग्लिश में होता है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर लिखा है आयात पर कर किसका उदाहरण है? मान लीजिए कि कोई भी कंपनी दूसरे देश से हमारे देश में कोई भी वस्तु ला रहा है। मान लीजिए कि चीन जो है, चीन का खिलौना हम लोग देख चुके हैं, भारत में बहुत सारा आ चुका है। तो चीन जब अपना खिलौना भारत भेजता है तो हम इसमें क्या कर देंगे? कर लगा देंगे। कर का मतलब टैक्स। चूंकि चीन अपने खिलौने भारत में ला रहे हैं तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे आयात यानी कि इम्पोर्ट। ओके ना, तो हम इसका करेंगे टैक्स लगा देंगे। तो बताइए जो टैक्स है, इस तरह का टैक्स क्या कहलाता है? तो हम इसे बोलते हैं व्यापार अवरोध। डी नंबर में लिखा व्यापार अवरोध यानी कि ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं। तो ट्रेड में क्या कर दिया हमने? बैरियर्स लगा दिया, रुकावट उत्पन्न कर दिया। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण का एक बुरा प्रभाव कौन सा है? कौन सा बुरा प्रभाव है? पहला ऑप्शन लिखा है बढ़ती प्रतियोगिता व छोटे विनिर्माताओं को हानि। अच्छा, ये तो पहला ऑप्शन ही सही है। क्यों? क्योंकि जो
प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का मतलब कंपटीशन जो है दुनिया में बढ़ता जा रहा है। आज कोई कंपनी, अब कोई भी कंपनी, एक मोबाइल कंपनी का उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। आज कोई भी मोबाइल कंपनी क्या करती है, एक मोबाइल निकालती है, हमने अपने वाले में क्या किया, 5000 mAh बैटरी दिया। अब कोई दूसरी कंपनी आती है, बोलता लीजिए हमने क्या कर दिया, 6000 mAh बैटरी दिया। अब कोई दूसरा बोलता है कि मेरा जो है वो पबजी खेलने में बेस्ट है, यानी कि गेमिंग फोन है। दूसरा बोलता है मेरा भी कम नहीं है, मेरा भी अगला अल्ट्रा प्रो मैक्स है। यानी कि हर बार जो है कंपनी क्या करती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। यानी कि जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें छोटा छोटा जो कंपनी है वो क्या हो गया, मात खा गया। जैसा कि मैंने आपको माइक्रोमैक्स का एग्जांपल दिया कि जब MI, वीवो, ओप्पो जैसे फोन आए तो माइक्रोमैक्स जो है वो भारत में वो कंपनी, छोटी कंपनी क्या हो गया, डूब गया। अगला सवाल है कि विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत कब आई थी। यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया कि भारत जो है, फोर्ड मोटर्स जो कंपनी है वो भारत कब आया था, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब 1995 यानी कि 1995 में फोर्ड मोटर्स भारत आए थे। ओके, तो इस सवाल का सही जवाब C नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कॉल सेंटर किस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराता है। कॉल सेंटर क्या करता है, कॉल सेंटर सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है, पहले तो ये आप समझ लीजिए। और कॉल सेंटर में क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा एक सिम है खो गया, मेरा एक सिम है क्या हो गया, खो गया, तो हम किसको कॉल करेंगे, कंपनी वाले को कॉल करेंगे। तो कंपनी वाला ऐसा थोड़े है कि जियो का सिम खोया है तो अंबानी जी कॉल उठाएंगे। किसको कॉल लगेगा, कॉल लगेगा कॉल सेंटर में। और वो क्या करते हैं, हमको सेवा प्रदान करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करना है। यानी कि जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसको सेवा प्रदान करते हैं, कंज्यूमर्स को। तो क्या लिखा है, ग्राहकों को सूचना उपलब्ध कराना एवं मदद करना है, ये सबसे पहला काम है कॉल सेंटर का। तो इसे आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी एक नया ऑफर आता है तो वो ऑफर क्या करता है, आपके सिम में SMS के जरिए भेज देते हैं। तो ग्राहकों को क्या करते हैं, सूचना उपलब्ध कराते हैं और उनका मदद करते हैं। कौन करता है, कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर का ये मुख्य काम है। अगला सवाल है कि 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेच दी थी। ये एक डाटा वाला सवाल है, आपको याद रखना पड़ेगा। 88,000 कारें क्या कर चुकी थी, बेच चुकी थी। B नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय खिलौना विनिर्माताओं पर चीनी खिलौने का क्या प्रभाव पड़ा। सिंपल सा बात है कि भारत का खिलौना लोग नहीं पसंद करने लगे और चीन का खिलौना लोग पसंद करने लगे, इसलिए भारत पर इसका क्या हुआ, नुकसान हुआ। यानी कि भारत पर इसका क्या हो गया, नुकसान हुआ। भारतीय कंपनी के लिए बहुत ही घाटे का बात हो गया। ओके, तो ये था पार्ट 1 का सवाल। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट 1 बेहतर समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, वहां पर डायरेक्ट मैसेज के जरिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।